अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार आपकी होस्ट और आज मेरे साथ मौजूद हैं सागिर अहमद, जिनको बहुत से लोग जानते हैं क्योंकि जब इनका पोस्ट जो है वो जी जब इनका पोस्ट सर्कुलेट हुआ तो मुझे बहुत से लोगों ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया और उन्होंने कहा द ओनली डॉक्टर सागिर। वो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने इनसे सीखा है, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें इनके साथ काम करने का मौका मिला है। तो डॉक्टर सागिर की जो सबसे नुमाया चीज है वो ये कि डेल कार्नेगी को हम पढ़ते हैं, लेकिन डेल कार्नेगी का जो वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, उसका हिस्सा रहे हैं सागिर अहमद साहब। सीखने सिखाने का जो है इनका सिलसिला पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर भी जारी रहा। और सबसे बड़ी बात है कि ये मेरे भी उस्ताद हैं, तो अक्सर मेरे देखने वाले ये कहेंगे कि आपके तो बहुत से उस्ताद हैं। तो मैं यहाँ एक चीज मेंशन कर दूं कि मैं हजरत अली के उस कॉल के अकॉर्डिंग जो है वो देखती हूँ कि कोई अगर आपको एक लफ्ज भी सिखा दे तो वो आपको अपना गुलाम बना लेता है, वो आपका उस्ताद होता है, उसकी इज्जत आप पे फर्ज होती है। तो ये तो उन लोगों में से हैं जो सिखा रहे हैं और मुसलसल हमें सिखाते भी हैं, बताते भी हैं, बहुत सी ऐसी चीजों से रोक भी देते हैं जिसमें शायद हम गलती करके अपना बहुत सा वक्त और एनर्जी जाया कर लें। तो मेरे लिए बड़ी फख्र की बात है कि मुझे सागिर अहमद साहब जैसे जो है वो लोगों से सीखने का मौका मिल रहा है। सर, मैं आपको बहुत खुशामदीद कहना चाहूंगी। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम सुमेरा। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इतने खूबसूरत तारुफ का दिली शुक्रिया। ये आपका इखलाक है, कोई किसी को नहीं सिखाता, ये आपकी अपनी कमिटमेंट है, अपना शौक है। वो जो इंग्लिश में कहते हैं ना कि जब स्टूडेंट रेडी होता है तो टीचर अपीयर हो जाता है। आप में लगन थी, मैं आपको मिल गया, बस अल्लाह का निज़ाम है। और आपके व्यूअर का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने जो इंतजार कर रहे थे, अल्लाह मुझे तौफीक दे के मैं उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरूं। जी बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सर, आज का हमारा टॉपिक जो है वो आजकल की सिचुएशन के बिल्कुल मुताबिक है, लेकिन हम एक स्टेप आगे होके सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि जिस तरह के अब बहुत से अदारे ऐसे हैं, बैंक्स हैं या दूसरे ऑफिसेज हैं, वो ओपन भी हो गए हैं और उनकी रेगुलर टाइमिंग भी बिल्कुल वैसे वापस आ गई है कि वो 9 to 5 और 6 समटाइम्स वो वाली टाइमिंग फॉलो की जा रही है और चीजें अब दोबारा में आना शुरू हो गई हैं। बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो स्कूल्स जो हैं वो भी 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो चीजें वापसी की तरफ आ रही हैं। लेकिन हमें इसके लिए बहुत ज्यादा जो है वो खबरदार भी रहना है और बहुत ज्यादा हमें एहतियात भी करनी है। और उस हवाले से हमने आज का टॉपिक चूज किया है कि वर्क प्लेस के ऊपर आप किस तरह खुद को सेफ रख सकते हैं और अपने कोलीग्स को भी सेफ रख सकते हैं, वेल बीइंग इन द वर्क प्लेस। तो सर, इसके हवाले से मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालिएगा इस टॉपिक के। सुमेरा, ये दुनिया में पहली मर्तबा नहीं ऐसा हुआ, पहले भी इस किस्म के वाकयात हो चुके हैं, पिछली सदी में भी, उससे पहले की सदी में भी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, वो फैक्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज्यादा यह है कि लोगों का माइंड सेट जो है ना वो नेगेटिव हो गया है। लोग खौफ की हालत में है। खौफ इतना खौफ ज्यादा नहीं करता जितना खौफ का खौफ। इसकी वजह से हमने अपने ऊपर, हमारे हौसले पस्त से हो गए हैं। जिसे भी देखो नेगेटिव बात कर रहा है। हम सिर्फ एहतियात कर सकते हैं, देखिए यही हमारे इख्तियार में है। अब भरपूर एहतियात करें, अल्लाह से दुआ करते रहें। कोई ऐसा वक्त नहीं कि जो गुजर ना जाए, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। आप सिर्फ एहतियात करें। ये बीमारियां आती हैं, बड़े बड़े चैलेंजेस दुनिया में पहले भी आए हैं, आइंदा भी आते रहेंगे। सुनामी आए, जल्जले आए, आतिश आए, बीमारियां भी फैली हैं, लेकिन लोगों का हौसला बरकरार रहा। दुनिया की कौमों ने उसका मुकाबला किया। देखिए, पिछली दफा जापान में बहुत शदीद सुनामी आया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग बड़े करेजियस थे और उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। और आज माशाल्लाह फिर दे आर ऑन देयर वे टू प्रोग्रेस। तो इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ठीक है, चैलेंज है, इसे मसला ना समझें, इसे चैलेंज समझें, इसे एक्सेप्ट करें और इसे डरने की बजाय इसे लड़ें, एहतियाती तदाबीर करें। इंशाल्लाह वक्त गुजर जाएगा। जी सर, आप क्या सोचते हैं कि एक माहौल बन गया है, खौफ ज़दगी का, खौफ का एक माहौल सा बना हुआ है, जिसे देखो इसी के बारे में बात कर रहा है, जिसे कि देखा, हालांकि पूरी दुनिया में शायद और बेशुमार बीमारी है जिनकी वजह से लोग ज्यादा मरते हैं, हार्ट अटैक। जी सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस तरह से तमाम जो काम है वो दोबारा से शुरू हो रहे हैं, जैसे कि हम इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो जो अदारे हैं या जो ऑफिसेज हैं या जो कंपनीज हैं, उनके हेड जो हैं उन पे क्या जिम्मेदारी आयद होती है? उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि पहले तो अपना हौसला बरकरार रखें, खुद को मोटिवेट रखें और अपने एम्प्लॉयज को भी
एनकरेज करें, इंस्पायर करें, उन्हें पॉजिटिव रखें, क्योंकि स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द फॉलोअर। अगर हेड जो है वो अगर हौसला हार दे तो उसका असर एम्प्लॉइज पे भी होता है। अगर वो करेजियस है, बोल्ड है, पॉजिटिव है, ऑप्टिमिस्टिक है, तो उसके एम्प्लॉइज भी वैसे होंगे। तो हेड की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ड्राइविंग सीट में है, वो स्टीयरिंग जिधर मोड़ेगा एम्प्लॉइज उधर चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो वो अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को एनकरेज रखें, अपनी हिम्मत ना हारें, अल्लाह से दुआ करते रहें, एहतियाती तदाबीर करें जो कर रहे हैं, और बस दैट्स सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। बाकी जो होना वो तो अल्लाह ताला को जो मंजूर है वो तो होना ही होना है। लेकिन हम कम से कम उस बीमारी को नहीं रोक सकते, कोरोना को नहीं रोक सकते, लेकिन कोरोना के खिलाफ अपना दिफा तो मजबूत कर सकते हैं ना। अपनी सोचें काबू में रख सकते हैं, अपने आप को मनफी सोचों से महफूज रखें, नेगेटिव बातें ना करें, आपस में एक दूसरे को हौसला दें, पॉजिटिव रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें। इंशाल्लाह माहौल चेंज हो जाएगा। कोई ऐसी सूरत हाल नहीं कि जो हमेशा कायम दायम रहे। वक्त आता है, कुछ अरसा रहता है, फिर अच्छी अपनी बुरी यादें देखे चला भी जाता है, ये भी चला जाएगा इंशाल्लाह। जी सर, आपके प्रोफाइल में एक और चीज हमें बड़ी प्रोमिनेंट नजर आती है, जो आप शॉर्ट फिल्म जो है वो बनाते हैं, जो मोटिवेशनल होती हैं या सेल्फ हेल्प शॉर्ट फिल्म्स जो हैं, वो भी आपके प्रोफाइल का एक हिस्सा है कि आप उस पर भी काम करते हैं। आप उस हवाले से हमें क्या बताएंगे? और अगर इस सेक्टर को हम स्पेशली देखते हैं जिसमें फिल्म आ जाती है, शॉर्ट फिल्म आ जाए या जो भी, जिसमें बहुत ज्यादा क्राउड होता है उन जगहों पे, ऑब्वियसली मेकअप आर्टिस्ट वहां नजर आते हैं, आपको कैमरा मैन होंगे, वॉइस के लिए अलग से लोग, हेल्पर अलग से, तो बड़ा हजूम सा होता है। तो वहां पे किस तरह से, पहले तो हमें थोड़ा सा बताएं कि ये शॉर्ट फिल्म्स हैं, क्या आप इसमें क्या सर्विसेज दे रहे हैं, और दूसरा ये बताएं कि उस जगह पे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है और एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाई जा सकती हैं। चलिए देखिए, मैं काफी अर्सा सैयद नूर साहब के साथ रहा हूँ, वहां मैंने सब माहौल देखा है। जो हम मोटिवेशनल क्लिप्स बना रहे हैं, ये कोई बाहर जाके शूटिंग नहीं करनी पड़ती, ना इसमें कोई गाने हैं, ना कोई खेतों में जाके कोई लड़ाई होती है। ये तो एक कमरे में बैठ के एक मैसेज अपना रिकॉर्ड करना होता है, और एडिटर जो है उसमें मुख्तलिफ क्लिप्स, इमेजेस, इमोशन डालकर उसे फोर्सफुल बना देता है। तो इसके लिए एक सिर्फ आपको एक कमरा चाहिए, कैमरा चाहिए, अगर क्रोमा है तो उससे काम चला सकते हैं, आपको लाइट, प्रॉपर लाइट चाहिए, स्पीकर चाहिए, और दैट्स ऑल। अब आप भी यही कर रही है माशाल्लाह। और आज टेक्नोलॉजी का दौर है, और इस कोरोना की वजह से जहाँ कुछ नेगेटिव दुनिया में फैली है, पॉजिटिव ये भी हुई है कि लोग ऑनलाइन लर्निंग, केयरिंग, शेयरिंग के आदी हो गए हैं। अब पूरी दुनिया में ये ट्रेंड एक पॉपुलर होता जा रहा है। इवन पाकिस्तान के स्कूलों में, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों ने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन लर्निंग, और इससे फासले कम हो गए हैं, और मामलात बिल्कुल सीखने के, शेयरिंग केयरिंग के मामलात स्मूथ चल रहे हैं। तो जो फिल्में हम बना रहे हैं वो यही है कि ऐसे मौजूआत बनाएं, ऐसे मौजू के जो इंसानों को इंसानों से मुताबिक कराएं, उन्हें अपना मकसद हयात बताएं, उन्हें मोटिवेट रखें, उन्हें ये यकीन दिलाएं कि अल्लाह ने उन्हें बेमकसद फजूल रायगा नहीं पैदा किया। हर इंसान को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, वसाइल दिए हैं, वसाइल हयात दिए हैं, लेकिन उन वसाइल हयात को यूज करना या लूज करना, मिसयूज करना, ये उसका अपना इख्तियार है। हमें सोचने समझने वाला जहन दिया है, हमें देखने वाली आंखें, करने वाले हाथ, महसूस करने वाले जज्बात दिए हैं, और सबसे बड़ी जो पावर अल्लाह ताला ने इंसानों को दी और जिनों को, वो है पावर ऑफ चॉइस। कि अब मैं इन्हें जो अपने अल्लाह ताला की अदा करना टैलेंट है, सलाहियतें और हर इंसान को दिए हैं, अब मैं इन्हें यूज करूं या मिस यूज करूं, ये मेरा अपना इख्तियार है। तो हमारी तमाम तर जो क्लिप्स हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, जो इंशाल्लाह ये कोरोना की सिचुएशन के बाद रात दिन हम रिकॉर्ड करेंगे यूट्यूब पर और करेंगे, उनका मकसद यही है कि लोगों को यकीन दिलाया जाए कि वो कर सकते हैं, उनका पैराडाइम शिफ्ट हो, उन्हें ये यकीन हो, उनके सेल्फ बिलीव बढ़े, उनका अपनी जात पर एतमाद बढ़े, वो जो नेगेटिव थिंकिंग है वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाए, और उनका ये बिलीव बन जाए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उन्हें जिंदगी के एक डायरेक्शन मिल जाए। जो ज्यादातर लोगों को यही नहीं मालूम, इन इंसानों के अल्लाह ताला ने किसी को भी बेमकसद फजूल या रायगा नहीं पैदा किया। हर इंसान दुनिया में एक जिंदगी का प्रोजेक्ट लेकर आया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट की तकमील के लिए अल्लाह ताला ने, वो खुद काम करता है, चलता इंसान है, कदमों की रहनुमाई अल्लाह की जात करती है। तो हम ऐसे ही प्रोग्राम बना रहे हैं कि जो लोगों को बताएं कि वो अपने जो गॉड गिवन टैलेंट है, जो स्किल्स हैं, जो उनकी
वैल्यूज हैं उन्हें कैसे यूटिलाइज करें ताकि वो एक बामकसद कैरियर, एक पर्पसफुल जिंदगी और एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार सके। तो इंशाल्लाह इसके बाद ये करेंगे। देखिए किसी का सवाल आया है कि एम्प्लॉइज को टूल्स कौन से दिए जाएं कि ताकि हमारा जो असल मौजू है कि एम्प्लॉइज को वेलबींग जो है उनकी एम्प्लॉइज की वो कैसे हो। तो सबसे पहले तो इस सवाल का जवाब मेरे खलीलुर रहमान साहब ने जवाब दिया है कि सबसे पहले आइए हम डिफाइन करें कि वर्क प्लेस वेलबींग का मतलब क्या है। बहुत अच्छा। इसका मतलब है कि जो कुछ भी काम करने की जगह में, कारखाना हो या फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, जो भी हो, एक ऐसा कल्चर हो, एक ऐसा माहौल, एक केयरिंग, शेयरिंग, नर्चरिंग। जी सर, खलीलुर रहमान कहते हैं कि एम्पावर वेलनेस। जी सवाल मैंने पढ़ लिया, ये स्क्रीन पर आ रहा है, उसी का जवाब दे रहा हूं कि एम्प्लॉइज देखिए किसी भी इदारे में मुख्तलिफ वो होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल। किसी भी इदारे में चाहे वो फैक्ट्री हो, कारखाना हो, इंडस्ट्री हो, किसी भी साइज की हो, वहाँ 4 किस्म के रिसोर्सेज होते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिसोर्सेज की इन्वेस्टमेंट होती है, मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, उसमें उसकी बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज, उसमें गैजेट, जो उसमें मशीनरी और जो इक्विपमेंट होते हैं, ये सब कुछ अपनी आला क्वालिटी का भी है। लेकिन अगर चौथा रिसोर्स इनकॉम्पिटेंट है, डिस्करेज है, मनफी है, तो तमाम रिसोर्सेज पर पानी फिर जाएगा और वो है ह्यूमन रिसोर्स, जिसे आजकल कहा जाता है सोशल कैपिटल। मैन पावर जो है, जो स्टाफ है, जो वर्कर है, एग्जेक्टिव है, जो काम करने वाले लोग हैं, अगर वो अपने इदारे पर प्राइड फील नहीं करते, अपने आप को मोटिवेट फील नहीं करते, अपने आप को सेफ एंड सिक्योर, हेल्दी और अपने आप को खुद को सेफ हैंड्स में महसूस नहीं करते, तो आप कुछ भी कर रहे हैं वो इदारा कभी भी इफेक्टिव नहीं होगा, कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं होगी और कभी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी। तो इदारा जो होता है, कोई फैक्ट्री या कारखाना किसी ईंट की दीवारों का बना हुआ बिल्डिंग का नाम नहीं है। असल इदारा वो लोग हैं जो उसके अंदर काम करते हैं। क्या वो अपने इदारे पर प्राइड फील करते हैं? क्या इदारा उनकी देखभाल करता है, उनकी ट्रेनिंग करता है, उनके स्किल देता है, उन्हें इज्जत देता है, उन्हें मोटिवेट रखता है, उन्हें एक अच्छा वर्किंग एटमॉस्फेयर देता है? क्या प्रोसीजर ऐसे हैं कि जो एम्प्लॉइज को एनकरेज करें, उन्हें बेनिफिट्स मिलते हैं? उनके टूल जितने भी हैं, क्या उन्हें मिल रहे हैं? एक ओवरऑल कल्चर जो है वो नर्चरिंग हो, तब जाकर ऑर्गेनाइजेशन होती है, तब एक फलती फूलती है और प्रॉफिटेबल बढ़ता है। अगर एम्प्लॉइज डिमोटिवेट है तो उसका इफेक्ट इदारे की परफॉर्मेंस पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर, प्रोडक्टिविटी पर पड़ना लाजिम है। टीम वर्क हो, उसके अंदर कम्युनिकेशन हो, मैनेजमेंट की लीडरशिप अच्छी हो, वो अपने एम्प्लॉइज से करीब हो, उन्हें देखभाल करते हो, उन्हें बेनिफिट देते हो, उनकी कास्ट पर कोई चीज अर्न ना करते हो, बल्कि उन्हें अपने मुलाजिम ना समझें, अपने वर्किंग पार्टनर समझें, उनकी सलाहियतों को यूटिलाइज करें, उन्हें एनकरेज करें, उन्हें इज्जत दे। सबसे बड़ी बात जो मोटिवेशन जो है पैसे से ज्यादा है कि एक पर्सनल टच, उन्हें इज्जत दे, उन्हें उनका एहतराम करे। वो भी एक इंसान है, वो लोग वो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे मातहत नहीं काम करते, हमारे साथ मिलकर काम करते हैं, दे आर अवर वर्किंग पार्टनर। तो अगर उन्हें इज्जत मिल रही है, अगर वो मुतमईन है, तो फिर वो काम भी वैसा ही करेंगे, और अगर वो गैर मुतमईन है तो उनके एबिलिटी पर इसका असर होगा। मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि उनका माइंडसेट कैसा है, उनका एटीट्यूड कैसा है। क्या वर्कर को वो सिर्फ अर्निंग टूल समझते हैं या अपने वर्किंग पार्टनर समझते हैं? एम्प्लॉइज जो हैं वो सबसे बड़ा एसेट होते हैं, किसी इदारे को चलाने के लिए वो असास का काम करते हैं। अगर वो मुतमईन नहीं है। साकिर साहब लगता है डिस्कनेक्ट हो गए हैं, ही विल जॉइन अस सून इंशाल्लाह। अक्सर ये देखने में चीज़ आई है कि हम ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे गवर्नमेंट अदारों की बात करूँगी। अक्सर ऐसे होता है कि हम अक्सर जगहों पे आपको लिखा हुआ नज़र आता होगा कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ नज़र आएगा कि जिसने झूठी गवाही दी वो मतलब बहुत बड़ा गुनहगार है, उसने गोया शिर्क किया। इसके अलावा आपको लिखा हुआ नजर आता है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। लेकिन इसके बावजूद ये सब कुछ हो रहा होता है।
मतलब हमारे वहाँ लिखा होता है लेकिन कर हम कुछ और रहे होते हैं। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है। सागर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, अब मैं चाह रही हूँ कि इसके बारे में वो भी कुछ फीडबैक दें, तो लेट हिम जॉइन अस प्रॉपर्ली। सॉरी मैं डिस्टर्ब हो गया था। अच्छा, नो प्रॉब्लम। तो सुमारा मैं बात कर रहा था कि एम्प्लॉइज की, कि अगर एम्प्लॉइज को सिर्फ तनख्वाह नहीं चाहिए होती है, उन्हें एक पर्सनल टच भी चाहिए होता है, और इदारे की जिम्मेदारी है कि वो अपने एम्प्लॉइज की इमोशनल, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल देखभाल भी करे। किसी भी इदारे के अगर एम्प्लॉइज मुतमईन नहीं है, अपने इदारे पर प्राइड फील नहीं करते, और उनके और मैनेजमेंट के दरमियान में कम्युनिकेशन गैप है, तो फिर उस इदारे में रिजल्ट भी वैसा ही होगा। जिस इदारे के अगर जिस इदारे के एम्प्लॉइज अपने इदारे पर प्राइड फील नहीं करते, अपने मैनेजमेंट पर प्राइड फील नहीं करते, इसका मतलब है वहां देयर इज समथिंग रॉन्ग। इदारा किसी ईंट या शीशे की बनी हुई इमारत का नाम नहीं होता। इदारा नाम है उन लोगों का जो वहां काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। कंपनी की ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ एम्प्लॉइज पे है। तो एम्प्लॉइज को क्या दिया जा रहा है? सिर्फ पैसे? पैसे तो हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन क्या इज्जत भी दी जा रही है? क्या एहतराम दिया जा रहा है? उन्हें ट्रेन किया जा रहा है? उनकी स्किल एनहांस किए जा रही है? क्या उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा है? अगर किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसे कोचिंग, काउंसलिंग, मेंटोरिंग सहूलत दी जा रही है, उससे बात की जा रही है? क्या है? उनकी टीम वर्क बनाए जाए, उन्हें सुने। और इस मामले में मैंने देखा है जापान में जो वो क्वालिटी सर्कल, वो इतना इफेक्टिव टूल है अपने एम्प्लॉइज को और मैनेजमेंट को साथ लेकर चलने का, कि पूरी दुनिया के लिए एक मॉडल है वो। सर, तो पाकिस्तान में खुदा करे अभी नॉन प्रोफेशनलिज्म है, यहाँ सेठ कल्चर है, यहाँ भी वो एटमॉस्फेयर नहीं है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हालात बदल रहे हैं, वैल्यूज चेंज हो रही है, पढ़े लिखे। जी सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि आवाज का फर्क है जिसकी वजह से आपको देर से क्वेश्चन पहुंच रहा है, लेकिन अब मैं मैं अपना क्वेश्चन रीड करूंगी। खलीलुर रहमान ने कहा है कि should be utilized for the growth of organization, not for personal earning tools। मैं चाहूंगी कि पहले आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ और जो पर्सनल एक ऑनर है या जिसकी कंपनी है उसकी जो अर्निंग है या जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, ये किस तरह से डिफरेंट चीजें हैं। मुझे पहले तो थोड़ा सा ये बताइए हमें, और दूसरा क्या जो खलीलुर रहमान कह रहे हैं आप इससे एग्री करते हैं या नहीं? ऐसा है कह रहे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी सेठ कल्चर है। यहाँ लोगों को अपने जाती मफादात के लिए यूज किया जाता है, इसीलिए यूनियन के प्रॉब्लम, हड़तालें वगैरह इसी वजह होती है। लेकिन जिन इदारों में अब मालकान या मैनेजर या ओनर अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखते हैं, उनकी सिर्फ फाइनेंशियल नीड नहीं, उनकी इमोशनल, उनकी स्पिरिचुअल, उनकी मेंटल और फिजिकल एक ग्रोथ का ख्याल रखते हैं, एक अच्छा कल्चर क्रिएट करते हैं, तो वहां इस किस्म के प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पाकिस्तान का कल्चर यहाँ ये है, मैंने जो महसूस किया, देखिए गैर मुल्कों में भी काम किया, मिडल ईस्ट में भी, अमेरिका में भी, वहां का वर्किंग एटमॉस्फेयर दूसरा है। यहाँ तासुर ये दिया जाता है अपने अमल से, कॉल फेल अमल से, कि यू आर नॉट वर्किंग विद मी, यू आर वर्किंग फॉर मी एंड अंडर मी। और मैं सिर्फ तेरी सर्विसेज ही नहीं खरीदा, तेरी सेल्फ रेस्पेक्ट भी मेरे इख्तियार में है। तो जहां इस किस्म का नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड हो, नॉन केयरिंग, तो वहां फिर मसाइल ही होते हैं। लेकिन जिन इदारों में मैनेजमेंट वर्कर्स को अपना राइट हैंड समझती है, अर्निंग टूल नहीं समझती, बल्कि समझती है कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में ये मेरे इक्वल पार्टनर हैं, मेरे साथी हैं, दे आर वर्किंग विद मी, दे आर विद मी, दे आर बिसाइड मी, दे आर बिहाइंड मी, वहां ग्रोथ भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, प्रोडक्टिविटी भी है, और सबसे बड़ी के एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन है। वहां एब्सेंटिज्म नहीं होते, लॉयल्टी होते हैं। एम्प्लॉयज अपने इदारे के लायक रहते हैं और कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करते जिससे इदारे की नेक नामी या गुडविल पर कोई फर्क पड़े। बिल्कुल, क्योंकि सर वो दिल से जो है वो खुश होते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन। सेटिस्फेक्शन देखिए मेन चीज है, सेटिस्फेक्शन। इमोशनली सेटिस्फाइड, मेंटली सेटिस्फाइड, स्पिरिचुअली सेटिस्फाइड, फाइनेंशियली सेटिस्फाइड, एथिकली, प्रोफेशनली सेटिस्फाइड। एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाई होता है
और फिर वो अपना दे गिव द वेरी बेस्ट, दे रीच देयर फुल पोटेंशियल। और एक अच्छा लीडर वही होता है कि जो अपने से ज्यादा बेहतर लीडर पैदा कर दे। लीडर फॉलोअर नहीं पैदा करता। देखिए लीडर है, लीडर एक लीडर की अच्छी पहचान है कि जिसने वो शायद नेल्सन मंडेला ने कहा था या किसी और ने कि लीडर इज द वन हु नोज द वे, शोज द वे, गोज द वे। सबसे पहले वो खुद करके दिखाता है, वो रोल मॉडल होता है, वो गुफ्तार करी किरदार का गाजी होता है और उसे नसीहत करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो खुद लिविंग एग्जाम्पल होता है। वो अपने ऑल अमल फेल से, अपने नॉलेज से, स्किल से, एटीट्यूड से, अपनी एथिक्स से, अपनी वैल्यूज से एम्प्लॉइज के लिए एक रोल मॉडल बन जाता है और पीपल लव टू फॉलो हिम। यही वो लीडर है जिसे बल्कि कहना चाहिए कि ये मेंटोर बन जाते हैं, डिफरेंस मेकर। एक शख्स पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर चेंज करके रख देता है। सर मैं क्वेश्चन खलील रहमान साहब का शुक्रिया, बड़ा अच्छा सवाल पूछा इन्होंने। जी सर, बिल्कुल ऐसे जी सुमेरा। सर वो मेरी आवाज अब तक बाद में पहुंचती है तो इसलिए मैं सोच रही हूँ आपको स्क्रीन पे शो करती जाऊं और आप उसको आंसर करते जाएं उसी तरह से। जी हबीबुर रहमान कह रहे हैं कि लीड एज अ लीडर और मैनेज एज अ मैनेजर, इसके हवाले से बताइए। देखिए एक लीडर होता है, एक मैनेजर होता है, एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, वो आ गया मैनेजेरियल लीडर। मैनेजर बॉस की तरह काम करता है लेकिन लीडर एक मेंटोर की तरह बनता है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाता है मैनेजेरियल लीडर। वो दोनों क्वालिटी को साथ लेकर उन्हें मोटिवेट रखता है, उन्हें अपने साथ लेकर चलता है। बिल्कुल। मैं एक क्वेश्चनर मैंने बनाया है सुमेरा, अगर कोई चाहे तो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। एक सेल्फ टेस्ट है कि आर यू ए मैनेजर और ए लीडर। आप खुद उन सवालों का जवाब दें। क्या आप कम्युनिकेशन है, क्या आप में लीडरशिप मैनेजमेंट है, क्या आप लोगों अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ का ख्याल रखते हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ का ख्याल रखते हैं, वर्किंग एटमॉस्फेयर कैसा है आपका, और वर्क लाइफ बैलेंस कायम रखते हैं आप, क्या करते हैं, क्या अपने लोगों की स्किल एनहांस करने के लिए उन्हें सपोर्ट सर्विसेज देते हैं, मेंटोरशिप, उन्हें कोचिंग काउंसलिंग करते हैं, क्या करते हैं? सर मैं कह रही हूँ आप जरूर शेयर कीजिए, मैं यहाँ शेयर करती हूँ ताकि बात है। मेरे टीचर थे ब्रायन, मैं ऐसा करूंगा, मैं आपको ईमेल कर देता हूँ और ये आर यू ए मैनेजर और ए लीडर, और चंद टेस्ट मैंने बनाया, सेल्फ टेस्ट टीचर्स के लिए, सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए, मैनेजर के लिए और ट्रेनर्स के लिए, वो मैं तमाम आपको भेज देता हूँ। और उसमें आदमी खुद अपने आप का मेन सिर्फ एक चीज दरकार है, ऑनेस्टली उन सवालों का जवाब दे और जहां वो इस वक्त मौजूद है अपनी परफॉर्मेंस के मुताबिक वहां नंबर पर निशान लगा दे और आखिर में नंबर कैलकुलेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसी कोई टेस्ट में ये फेल पास का चक्कर नहीं है, ना इस टेस्ट का मकसद है कि किसी की खामियों को उजागर किया जाए, बल्कि इन टेस्ट का मतलब है कि खुद को इम्प्रूव किया जाए, अपने ग्रे एरिया आइडेंटिफाई करके खुद अपने स्किल, अपना नॉलेज, एटीट्यूड, अपनी वैल्यू, बिहेवियर और अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाए। तो वो इंशाल्लाह ताला सुमेरा मैं आपको कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, ईमेल कर दूंगा। और फील फ्री टू शेयर जितने भी लोग हैं, क्योंकि इल्म की सुन्नत यही है कि इसे हासिल करें, इसे गौर फिक्र करें, अमल करें और आगे पहुंचा दें। अमेरिका में मेरे टीचर थे ब्रायन ट्रेसी, जिनकी सुपरविजन में मैंने डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट में रिसर्च की थी और थीसिस था साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट, कि कुछ लोग अपने इदारे में या अपने मुल्क में या अपने किसी भी जगह दूसरों की निस्बत क्यों ज्यादा कामयाब होते हैं, क्या तालीम की वजह से, किस्मत की वजह से, पैसे की वजह से, स्किल की वजह, किस वजह से। तो इस रिसर्च की तो एक डिस्कशन के दौरान एक दफा ब्रायन ट्रेसी साहब ने मुझसे बड़ी अच्छी बात कही कि इफ यू वांट टू बी ए गुड मैनेजर थिंक लाइक एन एम्प्लॉय, जिसे कहते हैं एम्पैथी, कि अपने आप को एम्प्लॉय की जगह रखकर महसूस करें कि उसकी नीड, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसके परसेप्शंस क्या है और फिर उसके मुताबिक अमल करें। बॉस ना बने, उसका कुलीग बने। पाकिस्तान में माहौल अभी डिफरेंट है, यहाँ बॉस बनता है, वो समझता है कि मैंने इसकी सर्विसेज ही नहीं, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी खरीदी। अब ये मेरा माहतात है, या वेज स्लेव जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है, और वेज स्लेव। लीडर वाकई वो
लीडर प्रॉफिट को नहीं देखते, वो लोगों को देखते हैं, वो लोगों को डेवलप करते हैं, क्योंकि लोगों को डेवलप करने से चीजें खुद ब खुद डेवलप हो जाती हैं। प्रॉफिटेबिलिटी भी, प्रोडक्टिविटी भी, परफॉर्मेंस भी, हर चीज, और एक केयरिंग, शेयरिंग, नर्चरिंग बन जाता है। जी, मेन चीज है कि लीडर जो होता है ना, वो बैक वक्त लीडर नहीं होता, वो मेंटोर भी होता है, वो काउंसल भी होता है, कोच भी होता है, बल्कि बड़े भाई का काम करता है बस। ठीक है, और याद रखिएगा एक बड़ा अच्छा फिक्र है कि पीपल डोंट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, पीपल चेंज देयर मैनेजर। वो अपने मैनेजर के एटीट्यूड से तंग आकर रिएक्ट करते हुए वो इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं। अगर लीडर अच्छा है, मैनेजर अच्छा है, तो ऐसे भी लोग हैं, और दुनिया में ऐसे बेशुमार ममालिक है कि वो एक ही जगह जॉब स्टार्ट करता है और उसी जॉब से रिटायर हो जाता है। जापान जो है इसकी बेहतरीन मिसाल है। वहां लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं रिटायरमेंट को, वो उसका जॉब चेंज करने का, वो मौत पे ही बस जॉब चेंज होती है, वरना वो सारी उम्र वहीं काम करते हैं। दे आर लॉयल, ऑर्गेनाइजेशन में उनकी इज्जत होती है, उनका एहतराम होता है, उनका ख्याल किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, असल बात है, देखिए लोगों को सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, लोगों को ये जो मोटिवेशन होती है सिर्फ पैसे से नहीं आती, ये उनकी सेल्फ एस्टीम एनहांस की जाती है, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी तौकीर एज ए ह्यूमन बीइंग भी उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है, उन्हें एक्नॉलेज किया जाता है और उसका एतराफ भी किया जाता है। देखिए ये जो है लीडरशिप, ये पुरानी वो है कि होमी असलम साहिबा ने शायद लिखा है कि डिफरेंस इन बॉर्न लीडरशिप और बाय ग्रोइंग लीडर। लीडर कोई पैदा नहीं होता। क्या हम पैदाइशी पायलट होते हैं? क्या हम पैदाइशी लीडर वो होते हैं, बॉडी बिल्डर होते हैं? कोई भी पैदाइशी नहीं होता, लेकिन हम अपनी मेहनत से बन जाते हैं। बेशुमार दुनिया में ऐसे लीडर हैं। मुमकिन है कोई ऐसा आधा लीडर हुआ होगा, वो बड़े रेयर ब्रीड होती है, वरना लोग मेहनत करके कमिटमेंट के साथ अपनी विजन के लिए काम करते हुए लीडर बन जाते हैं। नेल्सन मंडेला जो था, मिसाल दे दिए, कायदे आजम जो थे। कुछ एक्सीडेंटल लीडर भी होते हैं कि उन्हें वक्त बना लेता है, कुछ एक सीजनल लीडर होते हैं, लेकिन एक लीडर वही होता है कि जिसके सामने कोई विजन हो, कोई मिशन हो, कोई पैशन हो। और इस एतबार से हर शख्स लीडर है। एक माँ अपने बच्चों के लिए लीडर है, एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए लीडर है। लीडर सिर्फ वही नहीं होते कि जो असेंबलियों में बैठते हैं या मुल्कों की पर हुकूमत करते हैं। हर वो शख्स लीडर है जो दूसरों की जिंदगी पर इफेक्ट डाले, उन्हें मुतासिर करे, उन्हें इंस्पायर करे, उन्हें साथ लेकर चले, उन्हें टीम बनाए, और उसके सामने एक विजन होती है, गोल, एक एम, ऑब्जेक्टिव होता है, और उसके लिए वो मेहनत करता है। क्योंकि अकेला आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो इदारा हो, चाहे मुल्क हो, चाहे कम्युनिटी, कहीं भी ये लीडर हर जगह पाए जाते हैं। इनकी हर मुख्तलिफ अक़साम है। एक माँ भी लीडर है, एक टीचर भी है, और एक बाप भी लीडर है, एक मैनेजर भी लीडर है। हम सब लीडर ही है। और यही वो कुरान में भी है कि रोज़े महशर हमसे हमारी रैयत के बारे में पूछा जाएगा कि जो लोग हमारी तबाह करते थे, क्या हमने उनकी सीरत और किरदार पर कोई असर छोड़ा? क्या उन्हें मोटिवेट किया? क्या वो हमारी पैरवी दिल से करते थे या खौफ की वजह से? लीडर खौफ नहीं पैदा करता, लीडर होप पैदा करता है, उन्हें विजन देता है। लीडर किसी को मजबूर नहीं करता अपने साथ चलने पर, लेकिन वो उसकी विजन इतनी इंस्पायरिंग होती है कि लोग खुद ब खुद उसके साथ चलते हैं। और वो जो एक शेर है ना कि मैं तो अकेला ही चला था जाने बे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो लीडर अकेला होता है, एक शख्स होता है, लेकिन अपने साथ टीम बना लेता है। और लीडर का यही कमाल है। और लीडर सबसे बड़ी बात यह है कि लीडर क्रेडिट खुद कभी नहीं लेता। लीडर क्रेडिट कभी नहीं लेता कि मैंने किया, वो कहता है आप लोगों ने किया। और लीडर चाहे हो ना हो, लेकिन लोग उसकी विजन के मुताबिक काम करते रहते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही है जी। हमें बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप जो रेयर लोगों की बात कर रही हैं, वाकई कुछ बाय बर्थ लीडर्स होते हैं और कुछ एफर्ट के साथ बन जाते हैं। हम बिल्कुल आपकी बात से एग्री करते हैं, और सर ने भी ऐसे ही कहा। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। वो बड़े स्पेशल ब्रीड होती है, वो सेल्फ लोग होते हैं। और वो एक इंसान ऐसा आता है किसी भी जगह, वो पूरा माहौल चेंज कर रहा है। देखिए अब्दुल सत्तार भी लीडर थे, डॉक्टर रुतफा भी लीडर थी, मदर टेरेसा भी लीडर थी, नेल्सन मंडेला भी लीडर थे, हमारे कायदे आज़म भी लीडर थे। और देखिए ऐसे लीडर माओ ज़ेडुंग थे। आपने वो किताब पढ़ी है 100 ग्रेट्स ऑफ द 100 ग्रेट
जो माइकल हार्ट ने लिखी है कि दुनिया के तमाम जिन लोगों ने अपने कौल अमल फेल सीरत और किरदार से इंसानी तहजीब पर असरात मुरतब किए हैं पॉजिटिव, वो तमाम लीडर लोग हैं। खैर हम उस लेवल के ना हो, लेकिन हम अपनी जगह पर कुछ ना कुछ कर सकते हैं। हर शख्स लीडर है। जी जी सर, ये सर क्या कह रहे हैं, माइंड साइंटिस्ट एवरीबॉडी लीडर, बस पॉलिशिंग बिल्कुल जी, माहौल बना जी। ऐसे मैंने पढ़ लिया सवाल, देखिए एक तो माहौल मोटिवेट करता है, इसे कह रहे उनके लोगों की तवक्कुआत उसे मोटिवेट करते हैं, लेकिन एक लीडर वो होता है सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसके साथ उसकी अपनी विजन, उसका पैशन, उसका मिशन उसे मोटिवेट रखता है। बिल्कुल चैलेंज उसके भी सामने होते हैं, लेकिन वो इनसे घबराता नहीं, वो इन पे अबूर हासिल करता है अपनी सोच से। ही ऑलवेज पॉजिटिव, कमिटेड होता है। और जब नेक नियत होता है, नेक साले होता है, तो ये फिर स्पीड ऑफ द लीडर इज द स्पीड ऑफ द फॉलोअर। जैसा लीडर होगा फिर वैसे हालात वैसे असबाब हो जाता है और वो मंजिल पा लेते हैं। और दुनिया इस किस्म के बेशुमार लीडरों से भरी पड़ी है जिन्होंने इंसानों की जिंदगियों पर मरतब किया, मुल्कों की तारीख बदली है। ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने तारीख लिखी भी है और अपने कौल अमल फेल से उस तारीख को चेंज करके नई तारीख भी लिखी है। हर फील्ड में ऐसे लोग हैं और ऐसे होते रहेंगे, क्योंकि जिंदगी की केमिस्ट्री यही है। खलील रहमान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जी, और कि उनका बेस्ट सेशन अल्लाह ताला उन्हें जज़ा दे। और जो कुछ देखिए, जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो इल्म की सुन्नत यही है कि इसे हासिल करें, इसे आगे पहुंचा दे। देखिए लीडर इसे सवाल होमी असलम साहिबा ने पूछा कि क्या लीडर यू टर्न लेता है। यू टर्न से मुराद है, देखिए बहुत कुछ हुआ है, मैं इस पे तो नहीं तबसरा कर सकता, लेकिन वो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है, अपना मिशन नहीं चेंज करता, अपना मिशन नहीं चेंज करता। लेकिन अबाल दबा जैसे दरिया है ना, दरिया अपने मंजिल की तरफ जा रहा है, रास्ते में कोई रुकावट आ जाए तो वो रास्ता बदल लेता है, लेकिन अपना मकसद, अपना गोल नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ वो किस हवाले से कह रही हैं। बाल दबा जिंदगी में जंग जीतने के लिए पीछे भी हटना पड़ता है, लेकिन पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि मैंने सरेंडर कर दिया, नहीं। लाइफ गोज ऑन, वो चलता रहता है, वक्त का, हालात का साम के मुताबिक अपने आप को कस्टमाइज करके वो चलता रहता है। लीडर बिल्कुल हालात को सरकमसा देते हैं। कुछ जो हालात से मगलूब हो जाते हैं वो लीडर होता ही नहीं, लेकिन कुछ लोग हालात की वजह से बिखर जाते हैं और कुछ निखर जाते हैं, कुछ हालात की वजह से टूट जाते हैं और कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो कितना एग्रेसिव है, अपने मिशन से कितना ऑनेस्ट है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। अच्छा व्यूअर्स, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, और सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है इस पूरी कायनात की और इस ई बैठक की इस वक्त खूबसूरती ये है कि आप हर शख्स, हर व्यूअर, हमारे स्पीकर, हम सब लोगों का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर एक चीज के ऊपर आपका माइंड जो है वो कन्विंस नहीं हो रहा तो आप उसको सही माने कि किसी ने कह दिया। बिल्कुल आपको हक है अपने तरीके से सोचने का, हर शख्स की अपनी परसेप्शन है और हर किसी की राय, हर किसी की सोच जो है वो काबिल एहतराम है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। देखिए सब कुछ, कोई भी मिस्टर नो ऑल नहीं हो सकता। हाँ जी बिल्कुल, फर्रुख माइंड साहब बिल्कुल कह रहे हैं। माइंड साइंटिस्ट का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, क्योंकि ये सोचना सिखाते हैं लोगों को, माइंड मैनेज करना सिखाते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम अपने माइंड को यूज से ज्यादा मिसयूज करते हैं। तो फर्रुख साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझसे राब्ता करें, इनसे इस्तेफादा करेंगे जी। हम हमारे जितना माइंड को मिसयूज हमारे यहाँ किया जाता है शायद ही किसी मुल्क में किया जाता है। और NLP, काश मैंने देखिए बहुत कुछ डिग्रियां लिए मुफ्ती सब्जेक्ट में, अगर काश मुझे कोई फर्रुख साहब जैसा आदमी पहले मिल जाता या आप जैसी, तो मैं ये सब ना करता, NLP जरूर करता। बिल्कुल नहीं सर, आप तो हमारे साथ ऐसे कैसे हो सकता है। लाउड बोलने वाले होमी, कुछ लोग वैसे लाउड बोलते हैं मेरे जैसे। अच्छा क्या वो लाउड बोलने वाले को नहीं है, वो शोर मचाते हैं। लेकिन होमी याद रखिएगा कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लीडर के आवाज बोले ना बोले, लेकिन उसका अमल, उसकी अचीवमेंट, वो इतनी खामोशी से मेहनत करता है कि उसके जो रिजल्ट है वो बोलते हैं, उसे पता कर देते हैं। वो गुफ्तार का नहीं, किरदार का गाजी होता है।
वो इकबाल ने कहा ना, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज, वो जो है ना इकबाल का शेर, मेरा ख्याल है पूरी लीडरशिप की फिलॉसफी उसी में है। यही है सफर रफ्ता सफर मीरे कारवां के लिए। हम बदकिस्मती से जिसे लीडर, जिसे राहबर समझते हैं, वो बाद में पता लगता है राहबर निकला। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे यहाँ लीडर नहीं, रिंग लीडर ज्यादा हुए हैं, लेकिन अल्लाह का निजाम में से कुछ अच्छे भी लोग निकलेंगे। हमेशा देखिए, हमेशा जब नई बिल्डिंग बनती है तो पुरानी बिल्डिंग के उसी में से मलबे में से निकलती है। तो इंशाल्लाह ताला हालात बदलेंगे। ला तकनतू में रहमतिल्लाह ताला। आप जैसे माशाल्लाह होमी असलम साहब, फरूख साहब जैसा, ये इतने लोग आए हैं इस दौर के, बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, माइंड है, और आप जैसे लोग जो अल्लाह की जमीन पर अच्छाइयाँ फैला रहे हैं, लोगों को सोचना सिखा रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं। मैं हमेशा सुमेरा कहता हूँ कि सोते हुए शख्स को जगाना बहुत आसान है, लेकिन जागते को जगाना बहुत मुश्किल है। आप लोग अजाने दे रहे हैं, अजान देना आपका काम है, मस्जिद भरना अल्लाह का काम है। आप अपना काम करते रहिए, और मैं आई रियली अप्रिशिएट जो कुछ आप कर रही हैं। अल्लाह ताला इस काम को आपके लिए, आपकी औलाद के लिए सदका जारिया बने। ये हालात ठीक हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलूंगा, और अब मैंने आपको जो भेजी है कुछ सक्सेस मौजू पे फिल्म बनाएंगे इंशाल्लाह, बेशुमार सेल मोडियो अपना स्टूडियो बनाएंगे, और दुनिया से एक दिन आप भी चली जाएंगी, मैं भी। मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जिंदगी के 3 हिस्से होते हैं। एक होता है लर्निंग का, जब आदमी सीखता है किताबों से, उस्तादों से, जमाने से, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से, और सीख कर फिर वो जिंदगी के दूसरे हिस्से में आता है, वो होता है अर्निंग का, जब नौकरी, कारोबार, शादी ब्याह, बच्चे वगैरह ये करता है। और फिर तीसरा और आखिरी फेज होता है रिटर्निंग का, कि दुनिया में जाने से पहले पहले अपने रहने का किराया तो दे जाए। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता यस्टरडे बन रहा हूँ, लेकिन आप जैसे माशाल्लाह जो एस्पायरिंग कंसल्टेंट है, ट्रेनर है, वो टुडे है, टुमारो है। तो जो कुछ मैंने हासिल किया है इंशाल्लाह वो आपके लिए हाजिर होगा, दोनों मिलजुल के करेंगे। लेकिन सर कम से कम अपने हिस्से का चिराग तो जलाए ना। सर ये जज्बा भी हर किसी में नहीं होता सर, ये जज्बा भी हर किसी में नहीं होता। लोग कहते हैं साथ लेके चले जाएं, शेयर करने की जरूरत नहीं है। सर ये आपकी बहुत बड़ी हम्बलनेस है, या आपका बहुत बड़ा दिल है कि आप ऐसा सोचते हैं कि आप दूसरों को सिखा देंगे तो वो चीज जिंदा रहेगी, और ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है आपकी। हमारा देखिए, जो कुछ मैंने, जब मैं दुनिया में आया तो कुछ नहीं जानता था, ये जो कुछ लिया है ये यहीं से हासिल किया है और यहीं दे के जाना है। क्या मैं कब्र में ले जाऊंगा, सब कुछ जाया हो जाए, किसी के काम ना है। इल्म की सुन्नत तो यही है कि अपनी लेगेसी तो छोड़े ना। मुझे किसी से कोई क्रेडिट चाहिए, ना कोई अप्रिसिएशन चाहिए। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि जो इल्म की सुन्नत है उसकी मैं इत्तबा करूं, क्योंकि इल्म की सुन्नत यही है कि इसे हासिल करे, इस पर गौर फिक्र करे, अमल करे और आगे पहुंचा दे। बस यही करने हैं, ना और कुछ नहीं है। हम सब थोड़े थोड़े दिन के लिए दुनिया में आए हैं, चले जाएंगे। किसी के लगाए हुए दरख्त का फल हमने खाया है, तो जो हमारे बाद लोग आएंगे, हम पे वाजिब है कि हम उनके लिए भी कुछ करके जाएं। बहुत बेहतरीन सर, बहुत। फरूख साहब जरूर मिलिएगा इंशाल्लाह ताला। मुझे आपसे जरूर इस्तेफादा करना है। जो मैं स्टूडियो बना रहा हूँ उसमें आप भी इस काफिले में शामिल हो। सुमेरा है माशाल्लाह, सुमेरा लेडीज विंग की इंचार्ज हैं, और मैं तो आपके पीछे दरिया उठाने वाले में होऊंगा। बस आप काम कीजिए। ना करे सर, ना करे सर, ऐसे ना करें जी। आप। तो फरूख साहब मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मुझे अभी कॉल कीजिएगा सर, बता दीजिए। ना इतनी आजीज ना बना करें। जो अल्लाह ने आपको तौफीक दिया, इंसान के हजूम में से कितनी लड़कियां हैं, हजारा मेरी स्टूडेंट है, लेकिन हर एक लड़की सुमेरा नहीं है। अल्लाह ने इंसानों के हजूम में से आपको चुना है कि दूसरों की रहनुमाई करें। मेरा नंबर है 0300-403-6005, 0300-403-6005। और मेरी जो वेबसाइट है, यूट्यूब पर मेरे बेशुमार चैनल है, लाइट प्रोडक्शन हाउस के नाम से, LITE लाइट, लर्निंग इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड एनलाइटनमेंट, लाइट प्रोडक्शन हाउस। यहाँ बेशुमार सेल्फ मोटिवेशन एजुकेशन क्लिप्स हैं जो मैं इंशाल्लाह और बना रहा हूँ। इस वक्त मैं एक किताब लिख रहा हूँ, कोरोना की बदौलत घर में बैठने से बेहतर था कि लिखे। तो देखिए, एक फिक्रा है, मेरे टीचर कहा करते थे कि व्हेन थिंग्स चेंज सम पीपल ब्रेक एंड सम पीपल ब्रेक रिकॉर्ड। अब बैठे बैठे ख्याल आया कि क्या इसे जाया कर दिया जाए, तो एक किताब शुरू किया है, खुद को दरियाफ्त कीजिए, जो इंशाल्लाह सुमेरा में आपके ताउन से लिखूंगा। और आप इसमें कीजिएगा कि इंसानों को यकीन दिलाया जाए कि अल्लाह ताला ने उन्हें
सब कुछ बनने की तौफीक भी दी है। जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं समझता हूँ कि जिंदगी जो है ना वो सफर है बी से डी तक का। एक आखिरी बात मैं बता दूं, ये बता था कि जिंदगी सफर है बी से डी तक का। बी का मतलब बर्थ और डी का मतलब डेथ, और इन दोनों पर हमारा इख्तियार नहीं है, लेकिन इन दोनों के दरमियान में एक और लफ्ज है, वो है सी। उस पर अल्लाह ने हमें इख्तियार दे दिया, और सी का मतलब चॉइस और कंप्रोमाइजेस। हम अपने लिए क्या मुंतखब करते हैं? इज्जत, जिल्लत, तरक्की, तनज़्ज़ुली, पस्ती, बुलंदी, खैर, शर, हराम, हलाल, नेगेटिव, पॉजिटिव, ये हमारा इंतखाब है, ये तो हमारा इख्तियार है। बस इसी को जो अल्लाह ने तौफीक दी है मैं कर रहा हूँ और इंशाल्लाह करता रहूंगा। अब इस काफिले में आप भी आ गई हैं तो आई फील एनर्जेटिक, और मैं आपका फिर दिली शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया, और खासतौर पर फारूक साहब का, नौमी साहिबा का, जिन्होंने सवाल पूछे, और मेरा नंबर हाजिर है। अगर मैं किसी के किसी काम आ सका तो मेरी दिली ख्वाहिश होगी, क्योंकि अब जाहिर है कि दुनिया से जाना है, ऊपर जाकर बताना भी है कि जमीन पर क्या करके आया हूँ, तो मैं कुछ करना चाहता हूँ। जी जी सर, ये बहुत बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप शेयर करना चाह रहे हैं। आपका नंबर मौजूद है, आपका जो प्रोडक्शन हाउस है उसका नाम जो है वो शेयर कर दिया गया है कि अगर कोई इसको सर्च करना चाहे तो। सर हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं आपका। आपने बहुत सी क्वेश्चंस जो हैं उनको आंसर किया, बहुत सी जो ऐसी चीजें थी जो क्लियर नहीं थी आपने उनको क्लियर किया, और आपने बड़ी अच्छी और एक ओपन चॉइस दी है सब लोगों के लिए कि जो सीखना चाहते हैं आपसे वो आपके साथ चल सकते हैं, सीख सकते हैं। सो सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। लोग ये तमाम यूट्यूब पर क्लिप देखें ताकि वो ये कह सकें कि देखने के बाद के तमाम शहर को हैरान करने वाला हूँ, मैं अपने होने का ऐलान करने वाला हूँ। बहुत बेहतरीन सर, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत सर। आपको आवाज आ रही है? जी सर, आपको अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए, आपको एहसास दिलवाना चाहिए अपने होने का, और अपनी पॉजिटिविटी का एहसास दिलवाना चाहिए। बहुत ही सर आपने खूबसूरत बात की, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी अपने व्यूअर्स का, आज उन्होंने हमारे ईपीटेक में खूब रंग जमाया, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन आए। अंधेरे से जंग का एक शेर बस सुनाऊंगा इससे बारे में, जो लाइट है इसीलिए जलाइए शमा। अंधेरे से लड़ाई का एहसन तरीका यही है, तुम्हारे हिस्से का जो चिराग हो वो जलाए रखना। बस अंधेरे को गालियां देने से बेहतर है अपने हिस्से का चिराग जला दे। खूबसूरत सर, बहुत। और चिराग से चिराग जलता चला जाता है। अगर एक छोटा सा चिराग अंधेरे को दूर नहीं कर सकता, लेकिन दूर से नजर आ जाता है, उसे देखकर मुमकिन है किसी को अपनी मंजिल नजर आ जाए। और जब चिराग से चिराग जलता है तो चिरागा होता चला जाता है। वो एक है ना, मेरे सुपुर्द है रोशनी का सफर, अगले चिराग तक जलता रहूंगा जब तक कोई और ना आए। सुमेरा आ गई है, फारूक साहब आ गए, तो अब इंशाल्लाह रोशनी और बढ़ेगी। ठीक है, मेला चिरागा करेंगे इंशाल्लाह मिलके। जरूर सर, जरूर। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, अल्लाह हाफिज।